दुनिया की 7 सबसे अजीब और रहस्यमयी घटनाएं जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। नंबर 1, मैक्सिको के डरैंगो स्टेट में एक रिमोट डेजर्ट एरिया है जिसे मैपमी साइलेंट जोन के नाम से जाना जाता है। ये एरिया अपने स्ट्रेंज और मिस्टीरियस फिनोमिनन के लिए काफी फेमस है, लेकिन इस जोन की सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि इस एरिया में कभी भी कोई रेडियो सिग्नल्स या कम्युनिकेशंस डिवाइसेस काम नहीं करते। कहा जाता है कि रेडियोस, सेल फोन्स और अदर वायरलेस डिवाइसेस यहाँ एंटर करते ही मैल फंक्शन करने लगते हैं, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स सिग्नल्स ब्लॉक कर रही हो। लोग इसी वजह से इस एरिया को साइलेंट जोन कहते हैं। एक थियरी के अकॉर्डिंग 1960s में यहाँ एक लार्ज मीटियोराइट गिरा था और शायद इसी वजह से ये एरिया अनयूजुअल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इसके बाद से ही यहाँ अनयूजुअल मैग्नेटिक फोर्स का इफेक्ट नोटिस किया जा रहा है, जिससे गैजेट्स और कम्युनिकेशन डिवाइसेस डिस्टर्ब होते हैं। साथ ही यहाँ यूएफओ साइटिंग्स के क्लेम्स भी सुनने को मिलते हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने इस जगह पर अजीब लाइट्स और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखे हैं जो इसको एलियन एक्टिविटीज से जोड़ते हैं। मैपमी साइलेंट जोन का मिस्ट्री अब तक अनसॉल्व्ड है। ये जगह अपने अनएक्सप्लेनेड फिनोमिनन के लिए मैक्सिको के मोस्ट मिस्टीरियस प्लेसेस में से एक माना जाता है। नंबर 2, कई स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस फैंटम टाइम हाइपोथेसिस थ्योरी पर यकीन करते हैं, जो क्लेम करती है कि 7th सेंचुरी से 10th सेंचुरी तक का टाइम यानी लगभग 297 साल फेक हैं। मतलब अर्ली मिडिल एजेस का जो पीरियड हम हिस्ट्री में देखते हैं वो कभी हुआ ही नहीं था। खासकर 614 AD से 911 AD के बीच के समय को इंसर्ट या फैब्रिकेट किया गया है। इस थ्योरी को सबसे पहले हेरिबर्ट इलिग ने 1991 में प्रपोज किया था। इलिग कहते हैं कि रोमन इंपीरियर ओटो ने पोप सिल्वेस्टर के साथ मिलकर हिस्ट्री में चेंजेस किए थे ताकि अपने टाइम के समय को एडमायर कर सकें और अपनी पावर को ज्यादा लेजिटिमेटाइज कर सकें। उन्होंने चार्ल्स द ग्रेट के रूल्स को भी फैब्रिकेट किया था। इलिग का कहना था कि जूलियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर के बीच जो गैप है उससे ये प्रूफ होता है कि हम 297 साल ज्यादा गिन रहे हैं। साथ ही फैंटम टाइम हाइपोथेसिस सपोर्टर्स कहते हैं कि 7th सेंचुरी से 10th सेंचुरी के बीच का सब्सटेंशियल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिलता, जिसमें बिल्डिंग्स, कल्चरल डेवलपमेंट्स या आर्टिफैक्ट्स जो उस टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करते थे वो हिस्ट्री से लार्जली अब्सेंट हैं। ये थियरी एक इंट्रिगिंग और कंट्रोवर्शियल आइडिया है जो हिस्ट्री और टाइम कीपिंग के कॉन्सेप्ट को चैलेंज करता है, लेकिन मेजॉरिटी हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स ने इस थ्योरी को डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया है। नंबर 3, साउथ कैरोलिना के बिशपविल के पास एक मिस्टीरियस क्रिएचर को सालों से देखा जाता है जिसे लोग लिजर्ड मैन के नाम से जानते हैं। इस क्रिएचर को देखने की सबसे पहली रिपोर्ट 1988 में की गई थी, जब एक लोकल टीनएजर क्रिस्टोफर डेविस ने इस स्ट्रेंज और टेरिफाइंग क्रिएचर का सामना किया था। ये एक ऐसा इंसिडेंट है जिसे आज तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया। डेविस ने बताया कि क्रिएचर ने उसकी कार पर अटैक करना शुरू कर दिया और उसने अपनी जान बचाने के लिए तुरंत ही कार में बैठकर वहां से भागने की कोशिश की। उसके मुताबिक क्रिएचर ने उसकी कार के रूफ पर जंप करके कार को डैमेज कर दिया था, लेकिन डेविस किसी तरह से वहां से निकलकर भाग गया। इस इंसिडेंट के बाद कई लोकल रेसिडेंट्स ने भी सिमिलर साइटिंग रिपोर्ट्स की। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने एक लार्ज लिजर्ड जैसे क्रिएचर को देखा है, जबकि कुछ लोगों ने अपनी गाड़ियों के टायर्स और मिरर्स को डैमेज हुआ देखा, जो शायद उस मिस्टीरियस क्रिएचर का काम था। अथॉरिटीज ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की, लेकिन उन्हें कोई पक्का एविडेंस नहीं मिला जो इस क्रिएचर के एग्जिस्टेंस को प्रूफ कर सके।
शेरिफ लिस्टन ट्रूसडेल, जो उस समय के लोकल लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर थे, उन्होंने इस क्रिएचर के साइटिंग्स को काफी सीरियसली लिया और इसके प्रूफ को ढूंढने की कोशिश की। उन्होंने कई जगह से फुटप्रिंट्स और हैंडप्रिंट्स भी कलेक्ट किए जो अनयूजुअल साइज के थे। इन फुटप्रिंट्स का एनालाइज करने के बाद भी एक्सपर्ट्स किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाए कि ये किस प्राणी के फुटप्रिंट्स हो सकते हैं। आज भी विश्वविल में ये स्टोरी काफी पॉपुलर है, जिसकी वजह से आसपास के एरियाज में फियर और फैसिनेशन आज भी बरकरार है। नंबर 4, नेपोलियन, जो यूरोप के पावरफुल लीडर्स में से एक था, जिसने कई बड़े बैटल्स भी जीते थे। लेकिन एक बार नेपोलियन ने खुद को एक ऐसे अनएक्सपेक्टेड और हिलेरियस सिचुएशन में डाल दिया था जो सच में काफी अजीब माना जाता है। असल में 1807 में नेपोलियन ने रसिया के साथ टिल्सिट ट्रीटी साइन किया था, जो एक इम्पोर्टेंट डिप्लोमेटिक अचीवमेंट थी। इस ट्रीटी के बाद नेपोलियन ने अपने ऑफिसर्स के साथ एक सेलिब्रेशन प्लान किया और एक स्पेशल हंटिंग ट्रिप का इंतजाम करने को कहा। हंटिंग उस टाइम के रॉयल्स और इलाइट के लिए एक पॉपुलर हॉबी होती थी। नेपोलियन ने डिसाइड किया कि वो रैबिट्स हंटिंग करेगा, क्योंकि ये उसके लिए एक रिलैक्सिंग एक्टिविटी थी। नेपोलियन ने अपने चीफ स्टाफ से कई हजार रैबिट्स को एक फील्ड में रिलीज करवा दिया, ताकि नेपोलियन और उसके ऑफिसर्स मजे से हंट कर सकें। प्लान ये था कि नेपोलियन और उसके ऑफिसर्स गोली मारकर रैबिट्स का शिकार करेंगे, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो सबके लिए काफी शॉकिंग था। जब रैबिट्स को रिलीज किया गया तो उन्होंने नेपोलियन और उसके ऑफिसर्स को देखकर भागने की बजाय उनकी तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। हजारों रैबिट्स एक साथ नेपोलियन की तरफ आने लगे। ये एक अनएक्सपेक्टेड अटैक था, जिसकी वजह से नेपोलियन और उसके लोग बच के भागने लगे। हंटिंग में यूजुअली शिकार भागता है, लेकिन यहाँ रैबिट्स ने नेपोलियन पर प्रैक्टिकली अटैक कर दिया था। चाहे ये इंसिडेंट हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ना रखता हो, लेकिन ये एक लाइट हार्टेड एग्जाम्पल है कि कभी कभी सबसे पावरफुल लोग भी किसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में पावरलेस फील कर सकते हैं। नंबर 5, नॉर्वे के हेसडैलन वैली में एक मिस्टीरियस ग्लोइंग लाइट्स सालों से देखी जा रही है। ये लाइट्स रैंडम तरीके से स्काई में अपीयर होती हैं और कुछ सेकेंड्स से लेकर घंटों तक विजिबल रहती हैं। हेसडैलन लाइट्स का फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड साइटिंग 1930s में हुआ था, लेकिन 1980s में इसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि नॉर्वे की गवर्नमेंट ने इन लाइट्स की स्टडी करने के लिए एक रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया। तभी से लोकल रेसिडेंट्स और रिसर्चर्स इन्हें देखने भारी संख्या में आने लगे। रिसर्चर्स ने इस वैली में कई कैमरास और सेंसर्स इंस्टॉल किए, जिससे रियल टाइम डाटा कलेक्ट किया जा सके, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, ताकि इस फिनोमिनन के पैटर्न्स और कॉजेस को समझने में आसानी हो सके। लेकिन ये फिनोमिनन अभी तक अनएक्सप्लेनेड ही है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि हेसडैलन वैली में एक यूनिक जियोलॉजिकल कंडीशन है और शायद इसी वजह से ये लाइट्स जनरेट हो रही हैं। लोकल रॉक्स और मिनरल्स के इंट्रैक्शन से गैस रिलीज होती है जो लाइट्स प्रोड्यूस करती हो। हालांकि साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स इन लाइट्स के ओरिजिन को समझने के लिए आज भी काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस घटना का कोई डेफिनेटिव एक्सप्लेनेशन नहीं मिल सका है। नंबर 6, 1968 में डाइवर जे मैनसन ने बहामास के बिमिमी आइलैंड के पास अटलांटिक ओशन में एक मिस्टीरियस अंडर वाटर रॉक फॉर्मेशन डिस्कवर किया। ये एक 0.8 किलोमीटर लंबा अंडर वाटर रॉक फॉर्मेशन था। मैनसन और उनकी टीम ने देखा कि ये लार्ज रेक्टेंगुलर और स्क्वायर रॉक्स एक सीधी लाइन में अलाइन हैं, जो किसी पुरानी रोड, वॉल या मैन मेड स्ट्रक्चर का हिस्सा लग रहे थे। ये डिस्कवरी कई रिसर्चर्स के लिए काफी एक्साइटिंग बनी, क्योंकि कई लोग इसे एंशिएंट सिविलाइजेशन का प्रूफ मान रहे थे, जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले अटलांटिस जैसी कहानियों में डिस्क्राइब किए गए थे। कई रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट
साइंटिस्ट ये स्पेकुलेट करते हैं कि बिमिमी रोड एक मैन मेड स्ट्रक्चर हो सकता है जो किसी पुरानी सिविलाइजेशन ने बनाया होगा, क्योंकि इन स्टोन ब्लॉक्स की अलाइनमेंट नेचुरल नहीं लगती। बिमिमी रोड के डिस्कवरी के बाद ये साइट जियोलॉजिस्ट, डाइवर्स और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन बन गई। कई लोग बिमिमी रोड को एक स्केर्ड साइट मानते हैं जहां अटलांटिस जैसे सिविलाइजेशन का एक हिडन ट्रुथ आज भी छुपा हुआ है। नंबर 7, 11 अप्रैल 1963 को यूके में रहने वाली एक फैमिली बारबेडियन के घर 2 ट्विंस का जन्म हुआ जिनका नाम जून और जेनिफर रखा गया। लेकिन जब ये बच्चियां थोड़ी बड़ी होने लगी तो इनके बिहेवियर में काफी स्ट्रेंज और अनयूजुअल एक्टिविटीज नोटिस की जाने लगी। बचपन में ही जून और जेनिफर ने अपने आप को बाकी दुनिया से अलग कर लिया और एक साइलेंट पैक्ट बनाया जिसमें वो सिर्फ एक दूसरे से कम्युनिकेट करती थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जून और जेनिफर ने अपना एक सीक्रेट और प्राइवेट लैंग्वेज डेवलप कर लिया था और वो दोनों एक दूसरे से इसी सीक्रेट लैंग्वेज में बात करती। टीनेज में आते आते उनका बिहेवियर और भी एक्सट्रीम हो गया। उन्होंने डिसाइड किया था कि उनमें से एक को मरना पड़ेगा ताकि दूसरा जी सके। दोनों के बीच ये एग्रीमेंट था कि अगर एक ट्विन मर जाए तो दूसरी अपनी लाइफ नॉर्मली जी सकेगी। फाइनली 1993 में जेनिफर ने स्ट्रेंज सर्कमस्टेंसेस में अपनी जान दे दी। उसकी डेथ का कोई क्लियर कॉज नहीं मिला। जेनिफर की डेथ के बाद जून ने अपने बिहेवियर में सडन इम्प्रूवमेंट दिखाई। उसने फाइनली बाकी लोगों से कम्युनिकेट करना शुरू किया और नॉर्मल लाइफ जीने लगी जैसे वो अपने सिस्टर के डेथ के बाद फ्री हो गई हो। जेनिफर के डेथ के बारे में अब तक कोई डिफाइन आंसर नहीं मिला है। जून और जेनिफर की स्टोरी ने कई लोगों का अटेंशन ग्रैब किया और उनके ऊपर काफी बुक्स और डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई हैं, जिसमें सबसे फेमस बुक द साइलेंट ट्विन है। इस केस को आज तक एक यूनिक और मिस्टीरियस साइकोलॉजिकल फिनोमेनन के रूप में याद किया जाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।